Hello aspirants, Assalamu alaikum. Welcome to my channel where I share essentials of preparation for all competitive exams. 100 प्लस इम्पॉर्टेंट टर्म्स की सीरीज की आज दूसरी वीडियो है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, इनको आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। पहली टर्म है आर्म्स रेस। अनार्की के कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रीज जो हैं वो ये वर्ल्ड जो है अनार्किक कैसे बनती है, कंट्रीज कैसे सेल्फ हेल्प के तहत एक सिक्योरिटी डायलमा की वजह से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाते हैं, जिससे फिर दूसरे कंट्रीज को थ्रेट पहुंचता है, फिर वो भी वैसे ही अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आर्म्स रेस यहाँ से इरप्ट होती है। आर्म्स रेस बेसिकली ये है कि कोई मुल्क अगर अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, वेपन्स एक्वायर कर रहा है, तो जो दूसरे रीजनल कंट्रीज हैं या और वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो उसी की आर्म्स की रेस में लग जाएंगे, वो भी एक्वायर करना शुरू कर देंगे। वजह क्या? एक सिक्योरिटी डायलमा कि उनकी सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट पहुंच रहा होगा कि वो अगर जो है इतने वेपन्स एक्वायर कर रहा है तो वो किस लिए एक्वायर कर रहा है। वो कभी ना कभी हमको या किसी भी मुल्क को जो है वो इन्वेड कर सकता है, किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर वो अपनी पावर को भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपको सोवियत यूनियन और यूएसए की कोल्ड वार में नज़र आएगी, जब इस आइडियोलॉजिकल वार में दोनों कंट्रीज सोवियत यूनियन और यूएसए एक आइडियोलॉजिकल वार में वेपन्स को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड में अपने एलाइज ढूंढना शुरू कर देते हैं और एक रेस स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो है जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है यूएसए, उसके साथ जो एलाइज हैं वो एक अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया में प्रमोट करना चाह रहे थे, तो अपनी उस आइडियोलॉजिकल कैंपेन को वो जारी करते हैं। इसी तरह से सोवियत यूनियन भी अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आगे परसू करता है और आगे लेके चलता है, जिसकी वजह से ये एक कोल्ड वार का सिनेरियो बनता है, कोल्ड वार स्टार्ट होती है। कोल्ड वार और सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए अमेरिका जो है वो ब्लॉक्स बनाता है, जैसे नेटो बनाया और यूएसएसआर ने फिर वार्सा बनाया। इसको मैं बाद में आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। बहरहाल एक आर्म्स रेस स्टार्ट होती है। न्यूक्लियर कैपेबल दोनों कंट्रीज होते हैं और फिर न्यूक्लियर आर्म्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं और एक इस हद तक बनाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स बनाते हैं। इसी तरह से और न्यूक्लियर कैपेबल जो है सबमरीन्स और जो प्लेन्स हैं वो बनाने स्टार्ट करते हैं और एक किस्म की बहुत ही ह्यूज रेस स्टार्ट हो जाती है। फिर वर्ल्ड को ये थ्रेट पहुंचता है कि अगर ये ऐसे रेस स्टार्ट रही तो फिर कभी ना कभी ये अनकरीब वॉर हो जाएगी और फिर बहुत दुनिया को थ्रेट है, दुनिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इतने ज़्यादा जो है वॉर हेड्स पड़े होंगे जो कि न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर पावर्ड वॉर हेड्स हैं, तो फिर वो दुनिया तो तबाह हो जाएगी। फिर दो जो हैं ट्रीटी साइन होती हैं यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, जिससे फिर इन आर्म्स को लिमिटेड किया जाता है। ये ट्रीटीज हैं, फर्स्ट ट्रीटी 1987 में होती है साइन, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी INF। इसके तहत और एक और ट्रीटी है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1991 में ये साइन होती है। इन दोनों ट्रीटीज का मकसद ये होता है कि जो आर्म्स बन रहे हैं या जो बन चुके हैं इतने ज़्यादा, जो ज़्यादा हैं उनको फ्यूज़ किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए और आगे इनको लिमिटेड किया जाए। फिर बहुत सारे जो आर्म्स होते हैं उनको फ्यूज़ कर दिया जाता है और बहुत कुछ हद तक जो है वो कंट्रीज मेंटेन रखते हैं। अब सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान तो आर्म्स रेस कम हो जाती है इन ट्रीटीज की वजह से, लेकिन दुनिया में वैसे ही स्टार्ट रहती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, जैसे ही इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर करता है, पाकिस्तान को भी
एक्वायर करनी पड़ती है। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर जो है वेपन्स एक्वायर करता है। वजह उसको एक एग्जिस्टेंशियल उस कंट्री को, पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है फील होता है, तो फिर वो डेटरेंस के लिए वो भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है बनाता है, वो भी न्यूक्लियर पावर एक्वायर करता है। ये हैं नंबर्स जो करंटली पाकिस्तान और इंडिया के पास हैं। 110 इंडिया के पास हैं और 130 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं ये पाकिस्तान के पास हैं। ये एक किस्म की आपको आर्म्स रेस की इससे इन नंबर से वैल्यू पता चलेगी कि हर कंट्री जो है दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे कंट्री से जिसको उससे थ्रेट होता है उससे वो अपनी पावर को ज़्यादा रखना चाहता है ताकि एक डेटरेंस बनी रहे, एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे और वॉर ना हो। इसी तरह से जो है कहा जा रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो ये आर्गूमेंट्स दे रहे हैं कि जो ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की ट्रीटी जो अभी रिसेंटली साइन हुई थी, इस ट्रीटी के तहत यूएसए जो है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल जो सबमरीन्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, वो देगा। और इस तरह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो आर्गू कर रहे हैं कि इस तरह जैसे कोल्ड वॉर में यूएसए और सोवियत यूनियन की आपस में आर्म्स रेस थी, ऐसे ही अब यूएसए और चाइना के दरमियान स्टार्ट हो सकती है। इंडो पैसिफिक रीजन पहले ही वल्नरेबल है और फिर अगर ऑस्ट्रेलिया भी उसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स एक्वायर करता है तो फिर एक आर्म्स रेस स्टार्ट होने की जो है खदशा है। इस तरह से चाइना भी फिर अपने एलाइज ढूंढेगा, चाइना भी आगे इस तरह की कुछ ट्रीटी साइन करेगा जिससे वो उनको आर्म्स प्रोवाइड करेगा, वेपन्स प्रोवाइड करेगा, फिर एक आर्म्स रेस स्टार्ट होने का खदशा है। तो ये करंट अफेयर्स की बात मैंने आपको बताई और इस आर्म्स रेस की टर्म का आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टर्म छोटी सी टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये होती हैं कि कोई भी कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री के साथ या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ किसी इंडिविजुअल के कोई किसी दूसरी कंट्री में कोई इंडिविजुअल है उसके साथ कोई लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस का जो हिसाब है वो कलेक्टिव ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाती हैं। हर कंट्री कुछ एक्सपोर्ट करता है कुछ चीज़ें, कुछ इम्पोर्ट करता है, तो उनमें एक बैलेंस रखने के लिए कंट्रीज़ जो हैं फिर वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाते हैं, डेफिसिट से बचते हैं, तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? नेक्स्ट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इसी का पार्ट है। नेक्स्ट टर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों ने इसको बहुत सुना होगा। और करंटली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है कुछ अच्छी हालत में तो है नहीं, तो इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है इसको हम समझते हैं। पहले करंट अकाउंट क्या होता है ये देखते हैं। जो कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है चीज़ें और इंपोर्ट करता है कुछ चीज़ें, तो उनका जो डिफरेंस है उसको करंट अकाउंट कहते हैं। कोई भी कंट्री अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो फिर वो कंट्री जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कम करेगा इट मीन्स कि उसको फिर डॉलर कम आएंगे। जब डॉलर कम आएंगे, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर्स में होती है। इससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था जो कि ख़त्म हुआ और ब्रेटन वुड्स के बाद फिर जो IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो सिस्टम है वो अब डॉलर्स पे होता है। ग्लोबल ट्रेड डॉलर्स में होती है। सो कोई कंट्री अगर एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो इट मीन्स कि वो डॉलर्स भी उसको कम आ रहे हैं। जब डॉलर्स कम आएंगे तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो कि बेसिकली डॉलर्स होते हैं वो कम हैं। अगर वो कम हैं तो फिर वो जो इंपोर्ट्स कर रहा है
तो उनके जो वो है पेमेंट्स जो हैं वो पे नहीं कर पाएगा और फिर वो डेफिसिट में चला जाएगा, डेट्स में चला जाएगा। जब वो कोई भी कंट्री जो है वो इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, तो फिर उसका करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चला जाता है। तो ये 2 टर्म्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी हैं कि सरप्लस में करंट अकाउंट कब होता है और डेफिसिट में कब होता है, और डेफिसिट में होने की वजूहात क्या होती हैं, रीज़न्स क्या होती हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो उसको एक कम्पेटिटिव एज नहीं मिलता ग्लोबल मार्केट में। जो कुछ पाकिस्तान बना के दे रहा है, वही और कंट्रीज़ जो हैं वो उससे कम पैसों में वो बना के दुनिया को प्रोवाइड कर रही हैं। तो फिर दुनिया जो है आपकी प्रोडक्ट्स क्यों बाय करेगी? 2 ही वजूहात के लिए बाय करेगी, या तो वो चीप हों, सस्ती हों दूसरों एज़ कंपेयर टू अदर्स, या फिर वो रिलायबल हों, दूसरों से ज़्यादा रिलायबल हों। तो रिलायबल आप लोगों प्रोडक्ट्स कितनी होती हैं, आप जानते हैं। सो कम्पेटिटिव एज नहीं है पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें। पाकिस्तान जो है बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो चाइना से इंपोर्ट करता है और जो कि यहाँ ईज़िली बन सकती हैं। मार्केट जो है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया नहीं गया पाकिस्तान में। इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको टैप किया जाए और उसके डोमेस्टिक यूज़ेज से निकल के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसको किया जाए। सो जिसकी वजह से फिर डॉलर्स कम आते हैं और डॉलर्स कम होने की वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट में मुल्क रहता है हमेशा। इसी तरह से पाकिस्तान में जो है हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल जितने भी गैजेट्स हैं या अप्लायंसेस हैं, पाकिस्तान में बहुत कम बनती हैं। सो पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक यूसेज के लिए भी बाहर से मंगवाता है। एक्सपोर्ट तो दूर की बात, या तो यहाँ पे बनाता और एक्सपोर्ट करता, तो फिर इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होती स्ट्रॉन्ग होते, ज़्यादा होते। लेकिन ये डोमेस्टिक यूसेज के लिए भी बाहर से मंगवाता है चीज़ें। तो फिर इस वजह से इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम रहती हैं, और जो है पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, जिसको फिर पूरा करने के लिए कर्ज़े लेता है दूसरे मुल्कों से, फिर उनको वापस करने के लिए कर्ज़े लेता है, फिर ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है और इस वजह से इकॉनमी हमारी बहुत ही ख़राब हालत में अब चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के ठीक होगी। सो किसी भी कंट्री की जो होते हैं कमाने के सोर्सेज होते हैं वो 2-3 होते हैं, 3 होते हैं बेसिकली। पहला होता है कि वो एक्सपोर्ट से आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट से डॉलर्स आते हैं। दूसरा होता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ होती हैं, जो स्टेट ओन करती है, जो कमा के फिर स्टेट को देती हैं और उससे फिर वो अपने अखराजात स्टेट पूरी करती है। पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे रेलवेज़ है, पीआईए है, कराची स्टील मिल है, इस तरह जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं पाकिस्तान की, वो आप लोग खबरों में भी सुनते रहे हैं, न्यूज़ में भी आता है कि वो खसारे में चल रही हैं। तो वो आपको आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट में ऐड करने की बजाय वो और निकाल रही हैं पैसे। आपको उन्हें उनसे लेने की बजाय करंट अकाउंट से पैसे देने पड़ते हैं उनको चलाने के लिए। इससे फिर वो इकॉनमी पे बर्डन आता है, फिर करंट अकाउंट पे बर्डन आता है। और थर्ड सोर्स जो होता है वो रेमिटेंसेस का होता है। रेमिटेंसेस ये होते हैं कि जो किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं वो दूसरे मुल्कों में कमाने की गर्ज से अगर गए हुए होते हैं, तो वो वहाँ से फिर पैसा सेंड करते हैं अपने मदर कंट्री में, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ऐड होता है। क्योंकि वो पैसा फॉरेन करेंसी में आता है और फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है मुल्क को जब वो ट्रेड करता है उस मुल्क के साथ, या जो है किसी भी मुल्क के साथ, तो फॉरेन करेंसी वहाँ पे यूज़ होती है, डॉलर्स बेसिकली यूज़ होते हैं। तो इससे फिर रेमिटेंसेस से उस कंट्री को हेल्प मिलती है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको पूरा करने के लिए, फिर डेफिसिट से बचने के लिए। और अक्सर इमरान खान जो है फॉरेन जो पाकिस्तानी हैं, फॉरेन एक्सपैट्स हैं,
वो उनका जो है उनको रिगार्ड करते रहते हैं, उनको थैंक्स बोलते रहते हैं, इस सेंस में कि वो जो है रेमिटेंसेस बहुत पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा भेजते हैं, जिससे फिर इकॉनमी को बहुत फ़ायदा मिलता रहता है और ये अच्छी बात भी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्म्स ऐड करेंगे और ये टर्म्स आप लोगों को बहुत जाननी बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग जो है इनको बहुत यूज़ करेंगे, आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, इवन आपके सिलेबस में इनका बहुत यूज़ है। और अगर आपको कहीं पे इन टर्म्स से फ़ायदा मिल रहा है, अगर आपको कोई नॉलेज आया है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताया करें। ये एक किस्म की मोटिवेशन होती है, बंदा फिर और वेल रिसर्च्ड होके आपके लिए वीडियोस बनाता है, तैयार करता है। ऑब्वियसली टाइम लगता है इस पे और जो है इस तरह से आपकी सपोर्ट मिलती रहती है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।